बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है। तो कल हमने डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ा था। डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो एक्सक्रीशन, यूरिन एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में जो सोडियम और ये कह लो सोडियम होगी, क्लोराइड होगी, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजों को क्या करती है, बॉडी से बाहर निकालती है। डायूरेटिक का मतलब है कि ये मतलब हमारे यूरिन की जो यूरिन उनका जो एक्सक्रीशन है ना, उस पर हेल्प करती है, बॉडी से ज्यादा यूरिन पास हो सके, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे एंटी डायूरेटिक ड्रग्स। एंटी मतलब डायूरेटिक्स का अपोजिट है। जैसे डायूरेटिक्स में हमने पढ़ा कि वो यूरिन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, बट एंटी डायूरेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक्सक्रीशन, यूरिन एक्सक्रीशन को ज्यादा बढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो गया है। एंटी डायूरेटिक्स का अपोजिट है। तो जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, इंट्रोडक्शन। एंटी डायूरेटिक्स का इंट्रोडक्शन की होता क्या है, तो इसमें लिखा है ना, दीज आर ड्रग्स दैट रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम। मतलब एंटी डायूरेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो यूरिन के वॉल्यूम को कम कर देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा जो किडनी होता है वो 1.5 ml पर डे के हिसाब से यूरिन रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंटी डायरेटिक्स ड्रग की वजह से यहाँ पे यूरिन का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा कम, ठीक है। ज्यादा ब्लड लॉस या ज्यादा वाटर रिटेंशन नहीं होने देता। तो एंटी डायरेटिक्स जो होगा वो यूरिन वॉल्यूम को कम कर देगा, ठीक है। स्पेशली यूज इन कंडीशन लाइक डायबिटीज इंसिपिडस, और खास तौर से किसमें, जिनको डायबिटीज इंसिपिडस हो जाए। तो डायबिटिक्स इंसिपिडस के केस में हम एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स देते हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायरेटिक एजेंट। मतलब हमने एंटी डायरेटिक एजेंट को क्लासिफाइड किया। तो नंबर 1 है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, जिसमें हमारा ईडीएच, वैसोप्रेसिन, जिसमें हमारा डेस्मोप्रेसिन, लेप्रोसिन, टेलीप्रेसिन। नंबर 2 है हमारा थाइजाइड डायूरेटिक। थाइजाइड में हमारा एमिलोराइड्स आते हैं, और जबकि मिसलेनियस जो अलग कुछ अदर कह लो, उसमें हमारे आते हैं इंडोमिथैसिन, क्लोरोप्रोपेमाइड एंड कार्बामाजिपाइन। ये हमारे मिसलेनियस जो छूटे हुए या बचे हुए कुछ एक्स्ट्रा रह जाते हैं ना, ये उनके अंदर आते। तो हमारा जो एंटी डायूरेटिक एजेंट है, हमने उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। अब बात करते हैं हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो फर्स्ट हमने अभी पढ़ा था। तो उसमें क्या है, इसमें सिंथेसिस कैसी होती है और रिलीज कहती है। तो एडीएच जानते ना, एडीएच, एडीएच किसमें हेल्प करता है बेटा, ये बताओ। एडीएच हार्मोन्स मैम ने एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ाया होगा ना, एडीएच हार्मोन्स। कोई बताएगा? बेटा कोई बताएगा? एडीएच की फुल फॉर्म, एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। हाँ, क्या काम होता है इसका? मैम ये क्या ये जो मैम ये यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है ना, शायद उसमें हेल्प करता है शायद। बेटा जो क्लास में बैठ के हमेशा कहते हो ना कि मैडम हमें पानी पीना है, पानी पीना है, ये क्यों? एडीएच हार्मोन्स की वजह से। एडीएच हार्मोन्स मैसेज देता है कि हमें प्यास लगी है, ठीक है। तो जब हम पानी पी लेते हैं तो उसका काम खत्म हो जाता है। तो एडीएच है ना, ये मतलब ये मैसेज देता है कि हमें प्यास लगी है, हमें प्यास लगी है, मतलब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो हमें प्यास लगती है, ठीक है। तो एडीएच हमें मैसेज देता है, तभी तो यूरिन फॉर्म होगा। समझ में आया? मतलब वाटर का जो वॉल्यूम होता है उसे बढ़ा देता है ना ये। बिल्कुल। अब बात करते हैं हार्मोन्स की सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच। तो इसमें क्या है ना,
स्टिमुलाई, जिसमें क्या है, राइज इन प्लाज्मा ऑस्मोलिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कि जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी होती है ना, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है सेलुलर फ्लूइड, उनका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी के बढ़ने की वजह से जनरेट इम्पल्स फ्रॉम बैरो रिसेप्टर, और बैरो रिसेप्टर से इम्पल्सेस जनरेट होंगी, और इम्पल्सेस जनरेट होने की वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट एडीएच, जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, वो क्या करेगा, एडीएच को सिक्रीट करेगा। जब एडीएच को सिक्रीट करेगा तो हमारा हाइपोथैलेमस नर्व सेल बॉडी सिंथेसाइज एडीएच अलोंग विद प्रोटीन न्यूरोफाइसिन। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस की जो सेल बॉडीज होंगी वो एडीएच को क्या करेंगी, सिंथेसाइज करेंगी, किसके साथ, प्रोटीन न्यूरोफाइसिन के साथ सिंथेसाइज करेंगी। फिर क्या होंगे, दो रिएक्शन होंगे, एक तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट टू नर्व एंडिंग इन मीडियम एमिनेंस से पार्ट नर्वसा में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, और नहीं तो ये फिर क्या हो जाएंगी, दोबारा से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, एडीएच की तरफ चला जाएगा, सिक्रीशन की तरफ चला जाएगा। फिर क्या है, अगर वो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग चलेगा तो ट्रांसपोर्ट, जब ये जो एडीएच रिलीज हुआ है वो वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा नर्व एंडिंग इन मीडियम एमिनेंस पार्ट्स नर्वसा। फिर क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर होंगे जो क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस और वॉल्यूम रिसेप्टर, जो ऑस्मो रिसेप्टर होंगे वो हाइपोथैलेमस वाले होंगे, और वॉल्यूम रिसेप्टर होंगे जो हमारे लेफ्ट आर्टरियम वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन में मतलब प्रेजेंट होंगे। वो क्या करेंगे, एडीएच रिलीज को रेगुलेट करेंगे। तो ये क्या है, हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो ये क्या करे, हमारे ये कह लो ये हमारी बॉडी में ही क्या हो रहे, सिंथेसाइज हो रहे हैं, या ये कह लो कि नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और अपना काम करे। ठीक है, ये बाहर से हम इसमें कुछ भी ले नहीं रहे। इतना समझ में आ गया, मतलब ये जो मैकेनिज्म है ये हमारी अपनी बॉडी का खुद का है। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा, समझ में आया? उसके बाद आता है एडीएच, एवीपी वैसोप्रेसिन रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एडीएच हमने हार्मोन्स में ही पढ़ा, तो इसमें क्या आएगा, जी प्रोटीन कपल सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जिसमें दो उनके सब टाइप्स है। नंबर 1 है V1 रिसेप्टर, नंबर 2 है V2 रिसेप्टर। V1 रिसेप्टर क्या करेगा, फंक्शन मेनली थ्रू फॉस्फोलिपेज, ये किसके थ्रू फंक्शन करेगा, फॉस्फोलिपेज से, जिससे क्या होगा, लिपेज सी IP3 डैक पाथवे से कैल्शियम आयंस क्या होंगे, रिलीज होंगे, और जिसकी वजह से वैसो कंस्ट्रक्शन होगा, विसरल स्मूथिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस होने लगेगी, और प्लेटेट एग्रीगेशन होगा, और ACTC रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जिसमें हमारा जो V1 रिसेप्टर है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, V1A और V1B। तो V1A क्या होगा, प्रेजेंट ऑन वस्कुलर एंड अदर स्मूथ मसल, प्लेटलेट एंड लीवर। जो हमारा V1A रिसेप्टर है वो हमारे वस्कुलर वेसल्स और अदर जो स्मूथ मसल्स या प्लेटलेट लीवर में प्रेजेंट होंगी, जबकि V1B है वो एंटीरियर पिट्यूटरी एरिया में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब उसी तरह जो हमारा V2 रिसेप्टर है वो क्या करेगा, प्रेजेंट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ये कहाँ है, ये डक्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी पे। तो V2 जो रिसेप्टर है ये हमारे किडनी के कलेक्टिंग डक्ट पे प्रेजेंट होगा, जो जिसके से क्या होगा, रेगुलेट देयर वाटर परमेबल थ्रू कैम प्रोडक्शन, जिसकी, हाँ बोलो। मैम ये रिमूव कौन कर देता है बार बार, मुझे भी मीटिंग में से अभी रिमूव करा था। मैम मुझे भी किया था, पता ना कोई मैम, मैम करना छोड़ दिया हूँ कि मैम बार बार रिमूव कर ही रहा, तो क्या Yes, फायदा ma'am. करने। बेटा आज तो अतुल सर है नहीं, मैं मंडे के ट्यूसडे को ही बात कर पाऊंगी, नहीं तो मंडे को बात करूंगी, क्योंकि ये गलत चीज हो रही है। मैम मान लो Yes, मैम ma'am. क्लास कर देता है। उसमें कोई कोई नहीं रिमूव कर दे, ज्वाइन हो जाते हो ना दोबारा। मैम मैम समझ नहीं, लेना। रिक्वेस्ट भी नहीं deny मैम, कर ज्वाइन देता है। करने पड़ते हैं। चलो बेटा कोई नहीं, अपने आप कर लेना ज्वाइन, मतलब कर लेना, क्योंकि मैं तो क्लास ले रही हूँ, छोड़ के दोबारा नहीं आऊंगी ना। दीपक को तो अभी मैंने ज्वाइन कराया, मोनिशा को, प्रीति को। लेकिन ये जो भी करा वो गलत कर रहा है। हाँ मैम, मुझे तो डाउट है किसी पे। किस पे? छोड़ो मैम। बेटा कोई नहीं, बाद में बात करते हैं, वीडियो बन रही है तो ठीक है, उसी बात करते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एडीएच और एवीपी का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है कि कैसे जो हमारी फार्मालॉजिकल एक्शन, फार्मा मतलब मेडिसिन, कैसे ये एक्शन करता है। तो किडनी पे क्या करेगा, एडीएच एक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा, उससे क्या मैम होगा। मुझको स्क्रीन नहीं आ रही, क्या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मुझको। बेटा दोबारा ज्वाइन हो जाओ। दीपक मुझको ज्वाइन करना है ना। ठीक है। अब बढ़ाओ। यस मैम। ठीक है। तो अब हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं कि एडीएच का क्या है। जो एडीएच है वो हमारे किडनी के कलेक्टिंग डक्ट के सेल पे एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वाटर परमेबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। और जब वाटर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी तो जो ल्यूमेन वाटर डिफ्यूज टू इंटरस्टिशियम को क्या कर देगा, डिफ्यूज कर देगा। अब तो हमने ये नॉर्मल पढ़ा, अब इसका मैकेनिज्म भी हम पढ़ लेते। तो जो जैसा कि हमने अभी पढ़ा ना V2 और V1 रिसेप्टर होते हैं, तो आप इसमें हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। जो हमारे V2 रिसेप्टर हैं वो कहाँ है, बेसोलेटरल साइड ऑफ CD कलेक्टिंग डक्ट सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट मेम्ब्रेन जो है बेसोलेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, एक्टिवेशन करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो AMP है फॉर्मेशन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साथ साथ दूसरी साइड से हमारे प्रोटीन काइनेज ए भी क्या करेंगे, एक्टिवेशन, मतलब एक तरफ से हमारे B2 रिसेप्टर एक्टिवेशन करेंगे, दूसरी तरफ से हमारी काइनेज एंजाइम एक्ट करेंगे। दोनों एक्टिवेट किसको करेंगे, AMP फॉर्मेशन को, मतलब इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा फास्फोराइलेशन ऑफ रेलिवेंट प्रोटीन प्रमोट, जो हमारा रेलिवेंट प्रोटीन क्या होगा वो प्रमोट हो जाएगा ऑफ द उरोपोनिन टू वाटर चैनल कंटेनिंग वेसिकल इन एपिकल मेम्ब्रेन। और जो वाटर चैनल है उसमें हमारे वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद क्या, मोस्ट एक्वस चैनल इंसर्टेड इनटू एपिकल मेम्ब्रेन। और जो मोस्ट एक्वस चैनल होंगे वो हमारे एपिकल मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाएंगी, और जिसकी वजह से वाटर परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक तरह की अगर हम बात करें, अगर इसमें देखा होगा जो एक ऊपर वाली लाइन है ये नॉर्मल इजी वे दिखा रहा है, लेकिन जो नीचे वाला मैकेनिज्म डीपली शो कर रहा है कि कैसे एडीएच एक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 2। इसमें क्या है, V1 रिसेप्टर एक्शन ऑफ एडीएच। जो V1 रिसेप्टर वो एडीएच पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्ट वासा रेक्टा, जिससे जो हमारे वासा रेक्टा है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और ब्लड फ्लो जो होगा वो मतलब ब्लड फ्लो टू इनर मेडुला की तरफ बढ़ेगा, और जो हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारा एंटी डाययूरेटिक जो ड्रग्स है वो हमारे यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, उसको फास्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो वाटर का रिटेंशन ज्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा ब्लड वेसल्स। ठीक है, कि हमारा एडीएच ब्लड वेसल्स पे कैसे एक्ट करता है। तो इसमें क्या है, एडीएच एक्ट ऑन V1 रिसेप्टर। जो हमारा एडीएच है वो हमारी V1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, और हमारे ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक्शन है कि जो हमारे स्मूथ मसल है वो भी कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। गट है, गट कहाँ प्रेजेंट है, हमारे GIT एरिया में। तो इंक्रीज पैल्सिस एवोक्यूएशन एंड एक्सपल्शन ऑफ गैसेस। यूट्रस है वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। CNS है, उसमें क्या होगा, एडीएच नॉट पेनिट्रेट, जो हमारा एडीएच है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। और जो हमारा लीवर है वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस बताया होगा ना मैडम ने। ठीक है, तो हमारे लीवर में ग्लाइकोनियोजेनेसिस होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन में क्या है, ऑरली इनएक्टिवेट बिकॉज डिस्ट्रॉय बाय ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये ऑरली इनएक्टिवेट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जो होगा और लीवर का होगा। एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, किडनी से होगा। फिर है एनालेगस ऑफ एडीएच। ठीक है, जिसमें हमारे लिप्रेसिन है,
टर्लीप्रेसिन है और डेस्मोप्रेसिन है, ये एक्ट करेंगे, ठीक है, और ये क्या है, सिंथेसाइज होंगे। अब बात आती यूजेस की, यूजेस क्या है। तो यूजेस नंबर वन में देखा बेस ऑन V2 एक्शन। अगर V2 एक्शन के बेस पर हम यूजेस देखें तो कहाँ है, तो बेस ऑन V2 एक्शन में हम देखते हैं डायबिटिस इंसिपिडस। डायबिटिस इंसिपिडस में क्या होगा, डायबिटिस इंसिपिडस ऑफ पिट्यूटरी ओरिजिन, इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ वैसोप्रेशन बट इनएफेक्टेड इन रीनल DI। जो हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हो गए या डायबिटिक इंसिपिशन के जो पेशेंट होंगे, ओरिजिन तो उनका पिट्यूटरी होगा, लेकिन वो उनका जो इफेक्ट होगा वो एकदम मतलब वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है बैड बैटिंग इन चिल्ड्रन। बैड बैटिंग मतलब कई बच्चे होते हैं ना जो सोते वक्त क्या कर देते हैं, बिस्तर को गीला कर देते हैं, उस केस में क्या है, हाँ, और नेक्ट्यूरिया इन एडल्ट, ठीक है, जिसमें क्या है, डेस्मोप्रेसिन रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम। जो डेस्मोप्रेसिन है वो यूरिन वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं, और जिसकी वजह से उस कंडीशन में चाहे अडल्ट हो चाहे चिल्ड्रन हो बिस्तर को खराब नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीनल कंसंट्रेशन रेस्ट, जिसमें क्या है 5 to 10 माइक्रो IM causes maximum यूरिन रिटेंशन, जिसमें क्या है कि जो हमारा रीनल कंट्रैक्शन टेस्ट में ये क्या करता है, जो हमारा V2 रिसेप्टर है वो जो यूरिन रिटेंशन को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा कम कर देता है, और जिसकी वजह से यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड टूटने लगती है, लाइसिस होने लगती है। तो हीमोफीलिया क्या है, इसमें इसको हम वॉन बेली ब्रांड डिजीज भी कहते हैं, और जो हीमोफीलिया है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्लोटिंग, इसमें प्रोटीन जो होंगी ना वो क्लोट हो जाएंगी, ठीक है, और जिसकी वजह से जो वाटर यूरिन रिटेंशन है वो भी कम होने लगेगा। नेक्स्ट आता है बेस ऑन ये V1 एक्शन। अभी हमने पढ़ा V2 एक्शन, अब पढ़ते V1 एक्शन। जो V1 रिसेप्टर्स हैं वो किस पे काम करेंगे, ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस। जो इसमें क्या है, जो वैसोप्रेसिन है स्टॉप द ब्लीडिंग by constricting mesenteric blood vessels and reduce blood flow through liver allowing clot formation। जो हमारे अगर हम V2 रिसेप्टर की बात करें तो ये क्या करेंगे, वैसोप्रेसिन रिलीज करेंगी, और जहां भी ब्लीडिंग हुई है वहां पे ये क्या करेंगी, क्लॉट फॉर्मेशन करने लगेंगी। तो लेकिन ये कहाँ वर्क करती है, हमारे GIT पार्ट पे ही वर्क करती है। नेक्स्ट है बिफोर अब्डोमिनल रेडियोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, लिप्रेसिन यूज टू ड्राइव आउट गैस। इसमें हम लिप्रेसिन देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एब्डोमेन पार्ट में जो गैसेस होती है वो वहां से रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम एब्डोमिनल रेडियोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्स ड्रग इफेक्ट, मतलब इन चीजों का ज्यादा यूज करने से क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें है वैसोप्रेसिन, लेप्रेसिन है, टर्लीप्रेसिन आर नॉन सिलेक्टिव डेरिवेटिव सो शो मोर साइड इफेक्ट। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, ट्रांसिएंट हेडेक हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल ट्रांसिएंट हेडेक हो सकता है, नेजल इरिटेशन हो सकती है, कंजेशन हो सकता है, राइनाइटिस हो सकती है, अल्सरेशन हो सकता है, यहाँ तक कि नोज से ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है अगर हम सिस्टमैटिक की बात करें तो ब्लीचिंग होगी, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं, पोलर, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। और बैक एक इन फीमेल हो सकती है। नेक्स्ट है फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, ठीक है, और ADP कोज ब्रेडिकार्डिया, ADP की वजह से ब्रेडिकार्डिया होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि कार्डियक आफ्टर लोड भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात है कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, किस किस केस में हम एंटी डायरेटिक्स ड्रग का यूज नहीं कर सकते। तो उसमें है पेशेंट्स विद, अगर पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज है तो यूज नहीं करते, हाइपरटेंशन है तो भी यूज नहीं करेंगे, क्रोनिक नेफ्राइटिस है तो भी यूज नहीं करेंगे, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया है तो भी यूज नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अगर उसे किसी तरीके की एलर्जी है तो भी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा थायराइड डेरिवेटिव। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ADH एंटी डायरेटिक्स
हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं मैक्थाइजाइड डेरिवेटिव के बारे में। तो इसलिए क्या है, एक्टिव थाइजाइड एंड हाई सीलिंग डाययूरेटिक और डाययूरेटिक ड्रग। जो हमारे थाइजाइड है ये वैसे डाययूरेटिक ड्रग है बट विच प्रोवाइड एंटी डायरेक्ट इफेक्ट इन डायबिटीज, लेकिन हम इसको डायबिटीज के केस में एंटी डायरेटिक के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस डेरिवेटिव, जिसमें क्या है, दीज आर ऑल सपोर्टिव डेरिवेटिव फॉर एंटी डाययूरेटिक एक्टिविटी, जिसमें एमरॉइड, एंडोमिथिन, क्लोरोप्रोपामाइड और कार्बोजेपिन, ये सारे क्या है हमारे मिसलेनियस डेरिवेटिव हैं जो हम एंटी डायरेटिक में यूज करते हैं। ठीक है,